हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का भाग 1, इसका भाग 2 भी आगे हम पढ़ेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, हमने अभी तक किस किस के बारे में, हमने त्रिय के बारे में पढ़ लिया, हमने न्यूलैंड के अष्टों के बारे में पढ़ लिया और हमने मेंडलीव के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि हमारे अभी इस्तेमाल होती है विज्ञान में। ठीक है, इसका भाग 1 है, भाग 2 भी आगे होगा। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का इतिहास। तो आधुनिक आवर्त सारणी आखिर कहां से आई है ये देखते हैं। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया, मोजले मोजली हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोजली। ठीक है, हेनरी मोजली ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना से उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूती गुणधर्म है। मतलब जैसे मेंडलीव ने बताया था कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो बहुत ही ज्यादा आधारभूत गुणधर्म है, लेकिन हेनरी मोजले ने क्या बोला कि जो हमारा परमाणु संख्या होता है वो तत्व का ज्यादा आधारभूती गुणधर्म होता है। आधारभूती गुणधर्म मतलब ये जो परमाणु संख्या है वो ज्यादा आधार देता है कि एक तत्व के क्या गुणधर्म होने चाहिए, रासायनिक और भौतिक। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है हमारे तत्व के गुणधर्म, परमाणु संख्या पर। परमाणु द्रव्यमान पर भी पड़ता है, लेकिन ज्यादा कौन सा है, अधिक आधारभूत गुणधर्म कौन सा है, परमाणु संख्या। या फिर परमाणु संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब हम क्या देखेंगे आगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था हमारा पुराना वाला जो हमने पढ़ा था, जिसपे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के हिसाब से व्यवस्थित थी तत्व, उसी तरह वैसा ही है, बस उसमें हल्का सा परिवर्तन क्या करा, अब हमने परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करा। तो इसमें इतिहास क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। समझ आ गया इतना। मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान था और उससे परिवर्तन कर इसमें हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में हमने क्या करा, उसको परमाणु संख्या बना दिया। परमाणु संख्या को हम इंग्लिश में एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया इतना। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, अब जो हमारा आधुनिक आवर्त नियम है वो क्या है देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो हमने मेंडलीव में क्या पढ़ा था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्तफल होता है, ये पढ़ा था हमने, है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, पर किस पर निर्भर करते हैं उनके गुणधर्म, परमाणु संख्या पर। ठीक है, आगे क्या है, परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक या फिर न्यूक्लियस, जैसे एक परमाणु में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये होता है नाभिक। ठीक है, तो परमाणु संख्या में हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। तो हमको परमाणु संख्या से क्या पता पड़ता है, हमको पता पड़ता है कि इस नाभिक के अंदर आखिर कितने प्रोटॉन्स है। ठीक है, हमको इससे पता पड़ता है कि इस नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, किससे पता पड़ता है, परमाणु संख्या से। ठीक है, परमाणु संख्या से हमको पता पड़ता है। ठीक है, आगे क्या है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। तो जब मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन है, उसके बाद में आता है हीलियम, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आता है उसके बाद में, तो इन सबका जो एटॉमिक नंबर है या फिर परमाणु संख्या है उन सब में 1 की बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप देखेंगे तो 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4, आगे आता है बेरिलियम, हाँ बेरिलियम, है ना, उसके आगे फिर बोरॉन आता है, उसका 5 होता है। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर
संख्या में एक की बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे हमको समझ में आ सकता है कि आखिर बीच में कितने और तत्व आना बाकी है। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया कि हमारे जो परमाणु द्रव्यमान थे वो बिल्कुल असमान, उनमें कोई निश्चित संख्या नहीं थी कि वो कितने संख्या से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा परमाणु संख्या जो है वो बिल्कुल एक की बढ़ोतरी करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का 2 होगा, लिथियम का 3 होगा, बेरिलियम का 4 होगा। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे क्या है, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो मैंने जैसे बताया था, मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं हम तत्वों को, तो वो हमारा मेंडलीव का आवर्तन वर्गीकरण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहा जाता है, जब भी तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, हर बार परमाणु संख्या एक से बढ़ोतरी करती है। समझ आया भाई आधुनिक आवर्त नियम क्या है और परमाणु संख्या कितने संख्या से बढ़ोतरी करती है, और आखिर आवर्त सारणी होती क्या चीज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम सारणी के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। ऊर्ध्व मतलब, समूह मतलब ये होते हैं, ये समूह होते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल, ठीक है, सीधे, हमारी जो आम भाषा है उसमें सीधे, ठीक है, सीधे खड़े। ठीक है, और तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। क्षैतिज क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और हमारे आम भाषा में लेटी हुई पंक्तियां। ठीक है, लेटी हुई पंक्तियां जो होती हैं वो 7 होती हैं। उसे आवर्त हमारे पास में तो कितने हैं, तो ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी पंक्ति है, ये एक ऐसी पंक्ति है, ये एक ऐसी पंक्ति है, ये एक ऐसी पंक्ति है ना। तो ऐसी सीधी सीधी लेटी हुई पंक्तियां हैं, उसको हम आवर्त कहते हैं। और कितने हमारे पास में समूह है, 18 समूह है। 18 कैसे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 18 हमारे पास में समूह होते हैं, यानी कि सीधे वाले स्तंभ और मतलब ऊर्ध्व स्तंभ, और 7 हमारे पास में आवर्त होते हैं, यानी कि लेटे हुए हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पंक्तियां। समझ आ गया इतना? ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरह से अरेंज है ये। हाइड्रोजन का 1 है, फिर हीलियम का 2, फिर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। ये सारे क्या है, हमारे परमाणु संख्या है। तो बढ़ते क्रम में ये अरेंज्ड या फिर व्यवस्थित है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे 1 से बढ़ रहे हैं। इनका जो परमाणु संख्या है वो 1 से बढ़ोतरी कर रहा है। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रंगों से हमको अलग अलग तत्वों की प्रकृति को बताया गया है। तो हमारा जो पिंक है, पिंक क्या है, गुलाबी रंग में क्या है, ये है एल्कली मेटल। ठीक है, धातु या फिर क्षार धातु इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो पिंक तो समझ में आ गया क्या है, एल्कली मेटल। ठीक है, या फिर क्षार धातु। उसी तरह से ये ऑरेंज क्या है भैया, ऑरेंज है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, फिर हमारा येलो जो है वो है ट्रांजिशन मेटल, ये भी सारे धातु हैं। ठीक है, उसके बाद में सेमाई मेटल, फिर नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब अधातु। नॉन मेटल क्या है, ये जो हल्का हरा रंग है, ये वाले जो हैं ये सारे हैं हमारे नॉन मेटल्स। फिर हमारा आ जाएगा हैलोजन जो हल्का पर्पल कलर का, ये सारे हो जाते हैं हमारे हैलोजन। ठीक है, तो इन रंगों से हमको समझ में आता है कि आखिर कौन से तरह का तत्व है, इस तत्व की प्रकृति क्या है, क्या वो धातु है, क्या वो क्षारीय धातु है, क्या वो अधातु है, क्या वो हैलोजन है, इन सब के बारे में हमको पता पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इतना समझ, अच्छा ये देखिए, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में या फिर हमारे आवर्त सारणी में कोई भी सिंबल लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए ऐसे एक बॉक्स में हमको लिखना है, तो यहाँ पर हम सिंबल लिख लेंगे। हीलियम हमने सिंबल लिख दिया, जिस भी तत्व का था उस तत्व का सूत्र लिख लिया।
अब नीचे क्या लिखना है, हमको नाम लिखना है। ठीक है, नीचे हम हीलियम छोटा छोटा सा नाम लिखेंगे, उसके नीचे हमको लिखना है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास या फिर परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में हमको क्या लिखने का है, हमको एटॉमिक नंबर लिखने का है। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में किसी तत्व को लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, पहले सिंबल, फिर होगा नेम, ठीक है, या फिर नाम, उसके बाद में हो जाता है परमाणु द्रव्यमान लिख देती हूँ, द्रव्यमान, और यहाँ पर परमाणु संख्या। समझ में आया? पीरियोडिक टेबल में अगर आपको भी कोई नया तत्व इन्वेंट करना है, खोज करनी है उसकी, तो किस तरह से लिखने में आएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, हमको इतना समझ में आ गया, 18 ऊर्ध्व स्तंभ है उसके और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। समझ आया? आगे बढ़े। 18 ऊर्ध्व स्तंभ को समूह बोलते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त बोलते हैं। आगे क्या है देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। हमको ये देखना है कि आखिर तत्वों की स्थिति किस तरह से होती है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है। ठीक है, इसके बाद में और भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, आपको हंसी आ जाएगी बिल्कुल। पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए। समूह 1 में पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इन्होंने क्या बोला, हम पीछे जाके देखते हैं। हमारे समूह 1, तो ये है हमारा समूह 1, ये पूरा है ना, जो मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ वो है हमारा पहला समूह। तो इन्होंने क्या बोला, इसका नाम बताइए। ठीक है, तो उपस्थित तत्वों के नाम है लिथियम, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, तो हम लिथियम सोडियम वगैरह कर देते हैं। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम इन सब का। ठीक है, ये है। तो अब इन्होंने क्या बोला, समूह के पहले हाइड्रोजन, समूह के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को बोला। ठीक है, अब क्या है, अब इन्होंने बोला है अवलोकन क्या है। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता। तो हमको क्या पता पड़ता है कि हमारे जो तत्व, हमको क्या दिखता है, हमको क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ समानता है। क्या समानता है हम आगे देखेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो एक समूह में आते हैं सारे, तो इन सब में कुछ समानता है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अब क्या है देखते हैं, निष्कर्ष क्या है, क्या पता पड़ा हमको, इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या समान है। क्यों, ये देखिए बिल्कुल फटाफट से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3, इसका 11 और इसका 19। ठीक है, हमने ये देख लिया। तो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1। इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,1। इसका 11 होता है तो इसका होगा 2,8,1, और इसका 19 होता है तो इसका होगा 2,8,8,1। तो हमने क्या देखा कि सारे जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, उन सब में क्या है, उन सब में क्या समानता है, उन सब में एक इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा निष्कर्ष है कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो हमको इससे क्या समझ में आया कि एक समूह के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। समझ में आया भाई? इतना समझ आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्रियाकलाप समझ में आ गया, तो आगे क्या है, अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, एक और एक्टिविटी में क्या है, यदि आप आवर्त सारणी के आधुनिक रूप को देखें तो आपको पता चलेगा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियॉन दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो फिर से हम पुराने हमारे आधुनिक आवर्त सारणी की ओर चलते हैं। इन्होंने क्या बोला, दूसरा जो आवर्त है, यानी कि ये वाला आवर्त हमारा, ये जो लंबा सा हमारा आवर्त है, उसके तत्वों को लिखने को बोले हैं ये। ठीक है, एक मिनट में ना
हाँ अब आपको दिखेगा आराम से। ये वाला, ये है हमारा पहला है, ये दूसरा आवर्त है। तो ये वाला जो आवर्त है उसके तत्वों को लिखने को इन्होंने बोला है। ठीक है, दूसरे आवर्त के तत्व क्या हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन उसके साथ में। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में हमको क्या समझ आता है? लिथियम का 3 होता है। ठीक है, 3 होता है तो ये हो जाएगा 2,1। बेरिलियम का 4 होता है तो ये हो जाएगा 2,2। ठीक है, फिर कार्बन का 5 होता है तो ये हो जाएगा एक बोरॉन, पहले बोरॉन आएगा, सॉरी बोरॉन आएगा, बोरॉन का 5 होता है तो ये हो जाएगा 2,3। कार्बन का 6 होता है तो ये हो जाएगा 2,4। इसके बाद में नाइट्रोजन है जो 7 है तो ये हो जाएगा 2,5। फिर ऑक्सीजन 8 है इसका तो 2,6 है ना। फ्लोरीन है इसका 9 है 2,7। और भैया एंड में है हमारा उत्कृष्ट गैस नियॉन जिसका 10 होता है तो ये हो जाएगा 2,8। तो हमने इसमें क्या, अब आगे बढ़ते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया जैसे इन लोगों ने बोला था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया भाई। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अवलोकन में हमको दिखेगा कि द्वितीय आवर्त के तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। बिल्कुल समान नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये बिल्कुल भी समान नहीं है। जिस तरह से समूह में समान होते हैं उस तरह से आवर्त के तत्वों में समानता नहीं है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। ठीक है, निष्कर्ष में क्या देखेंगे? दूसरे आवर्त के तत्वों में कोशों की संख्या समान है। तो हमने पहले देखा था, देखिए पीछे यहाँ पर कोश बढ़ रहे थे एक एक करके। यहाँ पे 1 कोश था, यहाँ पे 2 कोश हो गए थे के और एल, फिर यहाँ पे 3 कोश हो गए के एल एम, यहाँ पे 4 कोश हो गए के एल एम एन, है ना। तो हमारे आवर्त में क्या है? आवर्त में हमारे कोशों की संख्या तो समान है, हर में हमारे 2 ही कोश हैं। ठीक है, 2 कोश हैं हर बार, के और एल। ठीक है, तो हर आवर्त में कोशों की संख्या समान होती है। आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। तो जब फिर से चलते हैं हमारे आवर्तन सारणी में। ठीक है, हमने क्या देखा? हम यहाँ बाई से दाई की ओर बढ़े ना। बाई से दाई की ओर जब हम बढ़े तो हमने देखा कि एक एक कर परमाणु संख्या बढ़ रहा है। उस परमाणु संख्या के साथ साथ में संयोजकता हमारी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। किस तरह से? हम बाएं से दाएं गए तो पहले लिथियम मिला, फिर बेरिलियम मिला, फिर बोरॉन मिला, कार्बन मिला। तो ये सारे जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो सब एक एक से हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों हमारे क्रियाकलाप से हमको क्या समझ में आया कि तत्वों में समूह में क्या होता है? हमारे संयोजकता इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, समान होते हैं, लेकिन हमारे कोशों की संख्या समान नहीं होती। ठीक है, समान नहीं होती। और उसी तरह आवर्त में हमको क्या समझ में आया? आवर्त में संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक की संख्या से हर बार आगे बढ़ने पर बढ़ते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कोशों की संख्या समान होती है। समझ आया दोनों क्रियाकलाप से हमको क्या क्या समझ में आया है करके? आगे बढ़े फिर फटाफट से। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे आवर्तों में तत्वों की संख्या, कि हर आवर्त में हमको कैसे पता पड़ता है। पीछे देखेंगे हम हमारे पुराने आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखेंगे कि पहले आवर्त में 2 ही हैं, दूसरे आवर्त में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे आवर्त में 8 है, तीसरे आवर्त में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में भी 8 है, चौथे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
इसमें 18 है, तो ये हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, हमको किस तरह से पता पड़ता है कि हर आवर्त में आखिर कितने हमारे तत्व स्थित हो सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आया ना हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? अभी आगे देखते हैं किस तरह से हमको तत्वों की संख्या पता पड़ती है। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, विभिन्न कक्षों में, विभिन्न कक्ष मतलब जो के एल एम एन ये सारे कोश हैं वो हैं विभिन्न कक्ष। तो इनमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। तो किससे हम बता सकते हैं? विभिन्न कक्षा में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है उसकी संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं कि हर आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कैसे? किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक में नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। मतलब इन्होंने क्या बोला, किसी भी कोश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो इस सूत्र से पता पड़ता है। ठीक है, और ये क्या है? हमारे नियत कोश की संख्या। जो हमारे कोश होते हैं के एल एम एन, इनकी अलग अलग संख्या होती है। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है और इसका 4 होता है। ठीक है, तो अगर हमारा के का हमको देखना है कि आखिर कितने अधिकतम मतलब सबसे, अगर हम भर दे उसके शेल को, के कोश को हम भर दे तो सबसे अधिकतम संख्या क्या हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, अगर वो पता करने का है तो 2n² है। n क्या है हमारा के लिए 1, तो 2 1²। तो हमको क्या मिला 2। के में हम 2 भर सकते हैं। उसी तरह एल में 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो एल में 8 भर सकते हैं। तो इस सूत्र से हमको क्या समझ में आता है कि एक हमारे कोश में अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की क्या हो सकती है। ठीक है, आगे क्या है, जैसे के कोश में 2 × 1² तो 2 मिला, प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व हैं। एल कोश में 2 × 2² तो दूसरे आवर्त में 8 है, हमने पढ़ा था, हमने गिना था। उसी तरह तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें एवं 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः 8, 18, 18, 32 और 32 होती है। इसका कारण आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में आया ना कि हर आवर्त के तत्वों की संख्या हम किस तरह से निकालते हैं, 2n² से। ठीक है, के का कैसे निकाला 2 × 1² और एल का कैसे निकाला 2 × 2²। क्यों? क्योंकि के का एन का वैल्यू 1 होता है, एल का 2 होता है, एम का 3 होता है और एन का 4 होता है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे क्या है, तत्वों के साथ रोचक क्रियाकलाप। इन्होंने क्या बोला कि हमने आपको तत्वों के सूत्र दे दिए, सिंबल दे दिए। ठीक है, AT, BE, बेरिलियम, थोरियम, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, हाइड्रोजन, एरिबियम। ठीक है, इन सब के इन लोगों ने हमको सिंबल दे दिया। अब इन्होंने क्या बोला, तत्वों का उपयोग करके शब्दों का निर्माण करें। देखते हैं क्या बन सकता है। अगर हम एमओ को पहले लगा दे तो ये हो जाएगा मोलिब्डेनम। ठीक है, और फिर हम TH को ले तो ये हो जाएगा थोरियम, फिर E को ले तो एर्बियम, ये बन जाएगा मदर। ये हो गया हमारा एक शब्द। दूसरा क्या है, अब हम MO की जगह पे अगर फ्लोरीन डाल दे, मोलिब्डेनम की जगह पे फ्लोरीन डाल दे, F डाल दे और ठीक है F, फिर उसके बाद में AT। ठीक है, यहाँ से AT ले ले, ठीक है AT, उसके बाद में यहाँ से H ले ले हाइड्रोजन का और फिर से ER, तो ये बन जाएगा फादर। और क्या बन सकता है BE। ठीक है, BE को लिया हमने, उसके साथ में एर्बियम लिया तो ये बन जाएगा बियर। और क्या है, और हमको मिल सकता है BE और AT, उससे मिल जाएगा बीट। तो ऐसे कई सारे आपको मिल सकते हैं शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से हमने बिल्कुल सारे शब्द बता दिए। हमने BE और ER से बता दिया, हमने MO, TH और ER से बता दिया, हमने F, AT, H और ER से बता दिया। तो बियर बन गया, मदर बन गया, फादर बन गया। इसके साथ साथ में हमने एक और बना लिया बहुत ही ज्यादा अच्छा, बीट। ठीक है, समझ में आया? तो हम ऐसे रोचक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा ऐसे एक्टिविटीज होती हैं कि आपको अलग अलग सिंबल्स दे दे होते हैं और उससे आपको मिलकर एक शब्द बनाना होता है। तो ऐसे होता है शब्द बनना। ठीक है, BE से बियर, BE बेरिलियम और एरिबियम से बियर बन सकता है, मोलिब्डेनम, थोरियम और एरिबियम से मदर बन सकता है, फ्लोरीन, एस्टेटीन और हाइड्रोजन और एरिबियम से हमारा फादर बन सकता है, और बेरिलियम और एस्टेटीन से हमारा बीट बन सकता है। समझ में आया? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था ना ये, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति
आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति असंगत होती है, यानी कि हमारी एक निश्चित संख्या स्थिति नहीं होती है हाइड्रोजन की। क्यों? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, बिल्कुल, और इसमें केवल एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। अब परमाणु संख्या 1 होगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होगा, और सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ये हो जाएगा हमारा संयोजकता इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यह पहले समूह और आवर्त सारणी का पहला आवर्त के पहले आवर्त से संबंधित है। तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारे पहले समूह और आवर्त सारणी में पहले आवर्त में हमारा हाइड्रोजन आता है। ठीक है, ये हमेशा पहले समूह और पहले आवर्त में आता है। लेकिन क्षार धातुओं एल्कली मेटल जो कि समूह 1A है और हैलोजन जो कि समूह 7A है जैसे गुणों में हाइड्रोजन के कई समूहों के साथ समानता के कारण आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्व की स्थिति निश्चित नहीं है। तो हमारे भैया की है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, ठीक है, तो ये एक समूह पहले समूह और पहले आवर्त में भी आता है, लेकिन इनके जो गुण धर्म है वो कभी कभी समूह 1 से मिलते हैं, कभी और कुछ हमारे समूह 7 से मिलते हैं। ऐसे उनके जो गुणधर्म है वो कई सारे समूहों के साथ समानता रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन तत्व की स्थिति निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि समान गुणधर्म वाले एक वर्ग में होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का बहुत सारे समूहों के साथ में समानता है, तो इसलिए उसकी एक निश्चित स्थिति नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्यों? आगे क्या है? इसलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे ऊपर रखा गया ताकि आधुनिक आवर्त सारणी की समरूपता भंग ना हो। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन की कोई निश्चित स्थिति तो है नहीं हमारे पास में, तो इसलिए हमने क्या करा, हमने हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रख दिया कि भैया आपकी स्थिति तो है नहीं, कम से कम आप हमारे आधुनिक आवर्त सारणी का समरूपता तो कम से कम खराब मत करो। समरूपता मतलब सिमेट्री, कि दोनों तरफ कम से कम एक जैसा तो लगे, तो इसलिए हाइड्रोजन को हम सबसे ऊपर रख देते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे क्या है? आगे है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या क्या है। ठीक है, पहले संयोजकता बताती है, दूसरा परमाणु साइज बताती है, और तीसरा धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म भी बताती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो हमको संयोजकता का ज्ञात करवाती है, दूसरा परमाणु साइज का ज्ञात करवाती है, और तीसरा धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म का ज्ञात भी करवाती है। और इन सब का अध्ययन कर कर ही हमारे आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति समझ में आ गई। क्या है? संयोजकता या फिर वैलेंसी, ठीक है, परमाणु साइज या फिर एटॉमिक साइज, और उसके साथ साथ में धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। इतना समझ आया? आगे बढ़े फिर। अब हम पढ़ेंगे संयोजकता आखिर में है क्या। ठीक है, तो क्रियाकलाप है, फिर से एक्टिविटी है। क्या है? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप उसकी संयोजकता का परिकलन कीजिए। तो इन्होंने क्या बोला कि किसी भी हम एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम उसकी संयोजकता का परिकलन करें। कैसे? परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या है, इसी प्रकार से पहले 20 तत्वों की संयोजकताएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको ऐसे करने को बोला है इन्होंने। ठीक है, 12 मैग्नीशियम जो हमारा 12 है और सल्फर जो हमारा 16 है, इनकी संयोजकता निकालने को बोला। कैसे निकालना है हम आगे पढ़ेंगे। अवलोकन में क्या है? आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है। तो निष्कर्ष क्या है? किसी भी तत्व की संयोजकता इसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो जैसे हमारे पास में अगर मैग्नीशियम है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 282। ठीक है, तो अब हमारा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 2। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम सल्फर देखें, ठीक है, सल्फर का 16 तो 286, तो इसका क्या है बाहरी? इसके हैं 6। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसका 2, इसका 6। ठीक है, वो किस तरह से निर्धारित होता है वो भी पढ़ेंगे हम। तो मैग्नीशियम में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता 2 होती है, जबकि सल्फर परमाणु में सबसे बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 6 हो सकती है। ठीक है, तो हमको ये क्या पता करना, हमको ये करना है कि हमको पूरा का पूरा जो बाहरी कोश है वो
पूरा फुल्ली फिल्ड हो, पूरा पूर्ण तरह से भरा हुआ हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सबसे बाहर के जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो पूर्ण रूप से भरे नहीं है उनको किसी तरह निकाल दो, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉनों को आप खोते हो या जितने इलेक्ट्रॉनों को आप पाते हो उसको पूर्ण रूप से भरने के लिए, बाहरी कोश को पूर्ण रूप से भरने के लिए वो हमारी संयोजकता कहलाती है। तो मैग्नीशियम में हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर इसका पूरा का पूरा एक भरा हुआ कोश प्राप्त कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, 2। उसी तरह सल्फर में भी हम 6 इलेक्ट्रॉन को खोकर ये पूरा भरा हुआ एक हम बना सकते हैं, हमारे पास में भरा हुआ पूर्ण तरह से भरा हुआ कोश बना सकते हैं, भारी कोश। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन खोने से ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को पा ले, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को पा लेता है ताकि ये बन जाए 288। इसीलिए मैग्नीशियम का हमारा जो संयोजकता है वो 2 है और सल्फर का भी संयोजकता जो है वो 2 है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। हमने कहा 6 भी हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के ले सकता, वो 2,8 बनाकर पूर्ण तरीके से भर सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो सल्फर के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों को खोने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना आसान होता है। अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से 6 इलेक्ट्रॉनों को घटाकर निर्धारित की जाती है और इसी सल्फर की संयोजकता 2 प्राप्त होती है। तो समझ में आया कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए कि इसका एक अष्टक बन पाए, ठीक है। इसका एक 2,8,8 का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम ने 2 खोए तो इसकी भी वैलेंसी 2 और सल्फर की भी वैलेंसी 2। मैग्नीशियम की भी संयोजकता 2 और सल्फर की भी संयोजकता 2। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, सीक्रेट है, ठीक है। तो क्या है, अगर आपकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 8 माइनस संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कर देंगे, ठीक है। इससे हमको मिल जाएगी संयोजकता, ठीक है। और अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हुई तो 8 माइनस संख्या 8, तो जो संख्या है वही होती है हमारी संयोजकता, ठीक है। इतना समझ में आया किस तरह से, मतलब क्या है इसका, एक बार आपको सीधा सीधा बताती हूँ। तो जैसे सल्फर में हमारी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 थी जो कि 4 से ज्यादा है, तो हमने क्या करा, 8 माइनस 6 करा तो इसकी संयोजकता 2 मिल गई। उसी तरह मैग्नीशियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई, संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमारे 2 थे और 2 4 से कम है, तो यही होगी संयोजकता, ठीक है। तो यदि अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हुई तो आप उसका 8 से घटाकर जो आपको भी संख्या मिलती है वो होता है संयोजकता। और यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाएगी, ठीक है। तो हम क्या समझ में आया इससे, साथ ही एक आवर्त में आगे जाने पर संयोजकता बढ़ती है जबकि समूह में नीचे आने पर संयोजकता समान रहती है, ठीक है। तो आवर्त में क्या होता है, एक एक करके बढ़ती है, पहले 2,8,1 होगा, फिर उसके बाद में 2,8,2 होगा, फिर 2,8,3 होगा। तो इससे क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और धीरे धीरे संयोजकता भी बढ़ रही है। लेकिन यदि हम एक समूह में नीचे की ओर जाए तो 2,8,8,1 2,8,8,1 ऐसे होता है। तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो एक समान ही रहती है, तो संयोजकता बिल्कुल समान रहती है जब हम समूह से नीचे जाए। लेकिन अगर हम आवर्त में आगे जाते हैं, बाई से दाई ओर जाते हैं, तो हमारी जो संयोजकता है बढ़ती है। क्यों, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी संख्या 1-1 से बढ़ती है। इतना समझ में आया, मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपकी यह सेशन बहुत ज्यादा क्लियर होगा। बहुत दिलचस्प था ना, मैंने पहले ही बोला था। आगे हम एक और वीडियो में पूरा अध्याय खत्म कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बिल्कुल एकदम रिवाइज कर लीजिए जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि आगे ये सब कुछ काम आने वाला है। मन लगाकर पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।